हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेट ऑफ रिएक्शन पर कंसंट्रेशन के इफेक्ट को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो उसके लिए हमारे पास हैं डिफरेंट लॉज हैं। जो पहला है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ each of the reactant where each concentration term is raised to the power equal to the coefficient of that reactant in a balanced chemical equation। बड़ा सिंपल, आपका 11th में भी था ये आपका। अगर आपका ए ए प्लस बी बी या आपकी कोई भी इक्वेशन है, सपोज कीजिए हम एक अलग इक्वेशन लेते हैं एक्स ए प्लस वाई बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनते हो, तो इसमें जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी, मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करेगी, रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। ए की पावर एक्स होगी और बी की पावर वाई होगी, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई होगी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। और अगर हम इसको इक्वल टू लेते हैं तो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रेट कांस्टेंट आ जाएगा, पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। तो इस तरह से कोई ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है जो कि हमने 11th में भी किया था। इसी पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाला था, अगर आपको याद हो। तो ये आपका ए प्लस बी बी प्रोड्यूस सी सी प्लस डी डी, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, या रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी वेयर के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन की बड़ी सिंपल है। ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों को 1 मोल्स पर लीटर मान लेते हैं अगर हम, तो के विल बिकम इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर 1 मोल्स पर लीटर, तब रेट बिकम इक्वल टू के। तो के की जो डेफिनेशन होगी वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। इसमें अगर यूनिट की बात करें इसकी, तो यूनिट इसकी इन पावर्स पर डिपेंड करती है। जो ये पावर होगी उसी पर डिपेंड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ए प्लस बी इक्वल टू एन, एन पर डिपेंड करेगी। अगर हमारी ए प्लस बी की वैल्यू 1 है तो जो हमारी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, 1 माइनस 1 अपॉन पर सेकेंड। ये आपकी फार्मूला है, आपका जनरल फार्मूला। अगर आपको यहाँ लोगे तो वो आपका यूनिट के लिए जो फार्मूला बनेगा, यूनिट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट की मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस एन होगा पर सेकेंड। अब एन आपका क्या है वो डिपेंड करता है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। आगे आपका आएगा ऑर्डर आएगा, तो वो ऑर्डर है ये। एन की वैल्यू 1 आ जाएगी तो मोल्स पर लीटर की पावर 0 हो जाएगी, आपकी यूनिट खाली 1 पर सेकेंड रह जाएगी। अगर एन की वैल्यू 2 है तो मोल्स पर लीटर की पावर हो जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 1, मोल्स पर लीटर की पावर -1, मतलब लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगी। एन की वैल्यू ऐसी 3 अगर आ गई, एन की वैल्यू 3 करोगे तो मोल्स पर लीटर की पावर -2 हो जाएगी, मतलब लीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड। तो वो आपकी यूनिट डिफरेंट आएंगी, डिपेंड करेगा आपका ए और बी, ये जो आपकी कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर जो पावर है इनकी वैल्यू क्या है उस पर इसकी यूनिट डिपेंड करती है। ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन है। इसके रेट कांस्टेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्ट इज द रिएक्शन। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट। हर एक रिएक्शन की अपनी अलग वैल्यू होती है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एट ए फिक्स टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चेंज होगी, हाउएवर इट वेरीज विद द टेम्परेचर। फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। जब हमने रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन दी थी तो वहाँ कंसंट्रेशन 1 मोल्स पर लीटर फिक्स कर दी थी। तो रेट कांस्टेंट के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू फिक्स होती है, आप अपने रिएक्शन में कंसंट्रेशन कोई भी चेंज करते रहो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि रेट कांस्टेंट के लिए कंसंट्रेशन 1 मोल्स पर लीटर फिक्स है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं, जो कि आपके आगे आएगा। तो ये तो हमारा रेट कांस्टेंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन अब इसके आगे जो नेक्स्ट हमारा रेट लॉ है उसमें इसमें काफ़ी ड्रॉबैक आ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जाती कि पावर कोफिशिएंट के इक्वल होगी।
तो वो आपकी कैसे आएगी, उसके लिए आपको आता है नेक्स्ट रेट लॉ। लेकिन रेट लॉ से पहले इसमें आपका क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन इज change in concentration of reactant or product with the time, and rate constant is the rate of reaction when concentration of each of the reactant is unity. Rate of reaction at any instant of time depends upon the molar concentration. Rate of reaction concentration पे depend करती है, रेट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। इसकी यूनिट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जो इसकी यूनिट है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड डिपेंड करती है ऑर्डर पे। तो ये डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का। तो ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस। लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की जाती है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की जाती है, वो रेट ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या है? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज with each term raised to the power on which rate of reaction actually depend। मतलब कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करती, जरूरी नहीं है कि जो कोफिशिएंट है पावर वही होगी। अगर मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है 2NO2 प्रोड्यूस 4NO प्लस ऑक्सीजन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो रेट है दैट शुड इक्वल टू K इंटू N2O5 की पावर 2 आनी चाहिए। N2 पावर 2, कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पावर 2 आनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, देखिए अगर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, तो कुल मिलाकर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जानी चाहिए, 2 × 2 = 4 टाइम हो जानी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया जाता है तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही होती है, 4 टाइम्स नहीं होती। और 4 टाइम्स नहीं होती इसका मतलब वो पावर 2 पर डिपेंड नहीं करती। तो एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो K इंटू N2O5 की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करती है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से पावर क्या होनी चाहिए थी? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से पावर 2 होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पावर 1 आती है। तो ये जो इक्वेशन है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्व होती है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, उसको बोलते हैं हम रेट लॉ। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन N2O की पावर 1 एंड नॉट ऑन N2O की पावर 2। तो कुल मिलाकर इसकी जो रेट लॉ बनेगी वो हो जाएगी रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 की कंसंट्रेशन की पावर 1। इक्वेशन है H2O2 + 2 ब्रोमाइड + 2 HN ब्रोमीन + H2 वाटर। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन देखें तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट क्या होनी चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ HN पावर 2। ये जो आगे 2 दे रखा है ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ध्यान रखना कहीं इसको आप कोफिशिएंट लगा H2O2 का। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये आना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्व किया जाता है तो सिर्फ ये आती है, पावर तीनों की 1 1 है, पावर तीनों में से किसी की भी 2 नहीं होती। तो ये जो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया ये मेरी रेट लॉ है, और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ये हमारी रेट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो रेट लॉ वो है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वेयर ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। तो ये हमारी रेट लॉ है। एक एग्जांपल और है, ये आपका N2O5 का दिया, N2O + F2 + 2NO2F। अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ एक्शन रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2 की पावर 2 इंटू फ्लोरीन। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से NO2 की कंसंट्रेशन की पावर 2 होगी और फ्लोरीन की कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी। लेकिन
एक्चुअल में N2 की पावर और F2 की पावर दोनों की पावर 1 है। तो इस हिसाब से हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ और होती है, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होती है, और ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जो हम कोफिशिएंट दे के रिएक्शन से लगाते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल है, और जब ये रेट लॉ हमारी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। तो इन जनरल अगर हम लिखें ए प्लस बी प्लस सी गिव राइज टू डी प्लस ई, तो हमारी जो रेट लॉ होगी वो होगी ए की कंसंट्रेशन की पावर पी, बी की कंसंट्रेशन की पावर क्यू और सी की कंसंट्रेशन की पावर आर। पी क्यू आर पावर्स होंगी, ना कि ए बी सी, और वो पी क्यू आर आपकी ए बी सी के इक्वल भी हो सकती हैं और उससे डिफरेंट भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इक्वल हो और जरूरी नहीं है कि डिफरेंट भी हो। और इसमें इन पावर्स को अगर जोड़ दिया जाए तब हमारा बन जाता है ऑर्डर, जो हमने पीछे लिया था, सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं इनका सम हमारा ऑर्डर कहलाता है। ये आपका एक जनरल आ जाता है। अगर आपकी कंसंट्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी गिराज टू प्रोडक्ट, तो रेट लॉ होगी इसके अंदर ए की पावर पी प्लस बी की पावर क्यू और सी की पावर आर, और ऑर्डर होगा पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ये ऑर्डर की वैल्यू टोटल जीरो भी हो सकती है, इट मे बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस 2HCl। यहाँ आपका ऑर्डर जीरो आता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ना तो हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है ना क्लोरीन पे। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से तो हाइड्रोजन की पावर 1 और क्लोरीन की पावर 1 होनी चाहिए लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। तो जो रेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए के इंटू हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई क्लोरीन की कंसनट्रेशन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि हाइड्रोजन कंसनट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ती। क्लोरीन की कंसनट्रेशन में अगर हम चेंज करेंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होती, मतलब इन दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती, तो इनकी पावर जीरो रहेगी। तो ओवरऑल जो हमारा ऑर्डर है वो भी टोटल जीरो ही आता है। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया, यहाँ पर भी वही केस आता है। नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन चेंज कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन पे चेंज कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेट ऑफ रिएक्शन ना तो हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है, ना नाइट्रोजन पे ना हाइड्रोजन पे। तो रेट जो हमारी के इक्वल ही रहेगी। नाइट्रोजन की भी पावर जीरो होगी, उस पर डिपेंड नहीं करती, और हाइड्रोजन की भी पावर जीरो होगी। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। तो ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती हैं। फर्स्ट ऑर्डर है, जैसे ये है आपकी H2O2 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ के जो है H2O2 की पावर 1 पे डिपेंड करती है। लॉ ऑफ मास एक्शन फिर वही बात है, लॉ ऑफ मास एक्शन देखे तो के इंटू H2O2 की पावर 2 होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 2 नहीं आती, एक्सपेरिमेंटली आती है के इंटू H2O2 की पावर 1। तो ये मेरी रेट लॉ जो कि एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, और यहाँ जो ऑर्डर है वो 1 होगा, और ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। अगर आपको पावर 2 आ जाती है, जैसे ये रिएक्शन है 2NO2 प्लस N2 प्लस 2O2, यहाँ रेट लॉ भी यही कहता है NO2 की पावर 2, और अगर हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करते हैं तब भी NO2 की पावर 2 ही आती है। तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, या फिर ये हो जैसे H2 प्लस I2 प्लस 2HI, जो रेट है वो के इंटू H2 प्लस H2 की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई I2 की कंसनट्रेशन एक्सपेरिमेंटली जो आती है। तो यहाँ पर जो पावर आपकी 1 + 1 2 हो जाएगी, तो आपकी ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ये दोनों आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती हैं। तो इस तरह से आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, इवन फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकती है। यहाँ जो रिएक्शंस हैं H2 प्लस ब्रोमीन प्लस 2HBr, जो रेट है वो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन की पावर 1 और ब्रोमीन की कंसनट्रेशन की पावर हाफ पे डिपेंड करती है। तो जो टोटल ऑर्डर होगा वो 1 + ½ मीन्स 3/2 होगा। तो फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। इन सर्टेन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। अगर कोई एक पार्टिकुलर स्पीसीज की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकती है, तो वहाँ ऑर्डर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका एग्जांपल है OCl नेगेटिव प्लस आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस OI नेगेटिव प्लस क्लोराइड आयन। तो जो रेट लॉ जो हमारी आती है वो आती है के इंटू आयोडाइड की पावर 1 इंटू OCl नेगेटिव की पावर 1 डिवाइड बाई OH नेगेटिव की पावर 1, मतलब OH की पावर जो है वो -1 होगी। तो OH के टर्म में ऑर्डर नेगेटिव होगा, हैंस द ऑर्डर इज -1 विद रिस्पेक्ट टू OH नेगेटिव। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है, ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव कभी नहीं आता। किसी एक पार्टिकुलर केमिकल स्पीसीज यानी क्या वो एक पार्टिकुलर स्पीसीज के टर्म में नेगेटिव हो सकता है,
जैसे यहाँ पर OH नेगेटिव की टर्म में नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर इसका ऑर्डर निकालेंगे तो 1 + 1 - 1, तो ओवरऑल ऑर्डर 1 आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा, पहली बात। दूसरा, अगर नेगेटिव है OH की टर्म में है, रिएक्टेंट की टर्म में भी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एक तो रिएक्टेंट की टर्म में कभी भी ऑर्डर नेगेटिव नहीं होगा, और अगर किसी दूसरी, जैसे इंटरमीडिएट है या कोई ऐसा कैटलिस्ट हो जो नेगेटिव कैटलिस्ट हो, उनकी टर्म में नेगेटिव हो सकता है, ओवरऑल ऑर्डर भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज की टर्म में ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। तो इस तरह से आप, ये हमारा रेट लॉ और ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर हमारा ऑर्डर के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ऑर्डर क्या है और रेट लॉ क्या है, ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। रेट लॉ, ये जो डेफिनेशन आपकी रेट लॉ की डेफिनेशन है, ये आपकी ऑर्डर की डेफिनेशन है। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो आपको क्या करना है, रिएक्शंस की रेट लॉ लिखो जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होती हैं, उसकी जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर दो, वो आपकी ओवरऑल ऑर्डर होगा। वैसे आपके सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आर है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्यू है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पी है, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है पी प्लस क्यू प्लस आर। तो इस तरह से आपके ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, फ्रैक्शनल या नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसमें एक टॉपिक और भी आता है, मोलिकुलैरिटी। अब ये मोलिकुलैरिटी क्या है? मोलिकुलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और रेडिकल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू द रिएक्शन टू टेक प्लेस। रिएक्शन हो उसके लिए कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, टकराएं, तब जाके रिएक्शन हो, उनको बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। ये आपका सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमें जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं इनको ऐड करना होता है, वो मोलिकुलैरिटी आ जाएगी। जैसे ये रिएक्शन है H2O2 प्रोड्यूस वाटर एंड हाफ, तो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, मोलिकुलैरिटी 1 हो गई। यहाँ रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2 है, मोलिकुलैरिटी 2 हो गई। यहाँ 2 NO2 के और 1 ऑक्सीजन का। जब ये दो मॉलिक्यूल्स 2 NO2 के और 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तब रिएक्शन होगी, तो यहाँ मोलिकुलैरिटी 3 हो जाएगी। कुल मिलाकर हमें रिएक्टेंट्स जितने भी हैं उन सबके कोफिशिएंट को ऐड कर दोगे तो हमारी मोलिकुलैरिटी आ जाती है। लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना, रेट लॉ में जो पावर्स थी उनका ऐड करना होता है, ठीक है। तो मोलिकुलैरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। वे मॉलिक्यूल जो आपस में एक साथ टकराएं ताकि रिएक्शन हो। अगर सपोज करो 2 N2O मॉलिक्यूल टकरा जाए और ऑक्सीजन ना टकराए, तो ऑक्सीजन ने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन जब होगी जब 2 N2O के मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एक साथ टकराएं। तो साइमल्टेनियसली अगर 3 मॉलिक्यूल की कोलिजन होती है तब रिएक्शन होगी, और ये 3 जो है हमारी मोलिकुलैरिटी होगी। और ये हमें रिएक्शन से ही पता लग जाती है, ऑर्डर की तरह नहीं जो कि एक्सपेरिमेंट से पता लगती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है कि मोलिकुलैरिटी मोर देन 3 आर अनकॉमन। 3 से ज़्यादा मोलिकुलैरिटी बहुत अनकॉमन है, मुश्किल या रेयर है ये कहिए, या होती नहीं है। इसका कारण क्या है? एक साथ बात है एक साथ टकराने की। अगर सपोज कि 50 आदमी आपस में एक सड़क पर चल रहे हैं तो हो सकता है 2 आदमी टकरा जाएं, 2 आदमी टकरा जाए फिर दूसरा किसी तीसरे से टकरा जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन 3 एक साथ टकराने के चांसेस कम हो जाते हैं, और एक साथ 4 के टकराने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। तो असली बात यही है कि एक साथ कितने टकराएंगे, तो 2 के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, 3 के कम, और जितने आप जाओगे तो टकराने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मोलिकुलैरिटी आप जितनी ज़्यादा लोगे रिएक्शन स्लो होती चली जाएगी। बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ सच रिएक्शन रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस कोलिजन। कोई रिएक्शन हो उसके लिए चाहिए कि वो एक साथ टकराएं ऑफ द 3 और मोर मोलिक्यूल। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ सच कोलिजन्स आर रेयर and are very slow reactions. There are some reactions which have molecularity more than 3 but are very fast, वो एग्जाम्पल है। बाकी फिर एक बार इसको समझ लो कि सपोज कीजिए अब जैसे 4 हैं, 4 अगर मोलिकुलैरिटी आप मानते हो तो रिएक्शन जब होगी जब वो 4 मोलिक्यूल एक साथ टकराएं आपस में। ऐसा नहीं कि ये 2 आपस में टकरा जाए, ये 2 आपस में टकरा जाए और फिर ये 2 आपस में टकरा जाए, अलग अलग नहीं टकराना, एक साथ टकराना है। और इतने मोलिक्यूल का एक साथ टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए मोलिकुलैरिटी 3 से ज़्यादा अनकॉमन है,
रेयर है। अब इसमें एग्जाम्पल लिया हमने, ये वाला एग्जाम्पल लिया है। अब इसकी देखी जाए तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 5 तो ऑक्सलेट आयन, 16 एचाइन और 2 MnO4 नेगेटिव आयन, 16 और 2 18 और 5 23 मोलिकुलरिटी होगी इस हिसाब से। लेकिन 23 मोलिकुलरिटी, 23 मोलिक्यूल का एक साथ टकराने के चांसेस ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन बहुत स्लो होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो रिएक्शन है एक स्टेप में नहीं होती, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, और हर एक स्टेप की मोलिकुलरिटी अपनी अलग है। पहला स्टेप है, मोलिकुलरिटी 2 होंगी, फटाफट हो जाएगी, फिर दूसरा स्टेप शुरू हो जाएगा। तो वो अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन होती है, और ऐसी रिएक्शंस जो काफ़ी सारे स्टेप्स में हो उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है 5 ब्रोमाइड 1 ब्रोमीन 6 एचाइन, तो 5 और 5 ब्रोमाइड ब्रोमेड है ये आपका, और 6 एचाइन, 5 6 6 12 मोलिकुलरिटी होगी। तो इस हिसाब से तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होनी चाहिए, लेकिन ये भी रिएक्शन बहुत फास्ट है। इसका कारण वही है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में न होकर कई स्टेप्स में रिएक्शन होती है, और इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और इसके हर एक स्टेप को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। स्टेप इन ए complex reaction which contributes to the overall reaction is called elementary reaction। एक रिएक्शन जो ये इसके एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, और ये दोनों ऐड होकर ओवरऑल रिएक्शन को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बनाते हैं। 2NO2 प्लस फ्लोरीन 2NO2F है, तो इसका पहला स्टेप है कि एक NO2 और एक फ्लोरीन, ये दोनों टकराकर NO2F प्लस F बनाएंगे, फिर ये F दूसरे NO2 के साथ टकराएगा, ओवरऑल रिएक्शन यही होगी। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2, दोनों अलग अलग स्टेप हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। ये मोलिकुलरिटी है। आ जाता है आपको क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी? इट इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपकी पावर का सम है, ये डेफिनेशन हो गई आपकी। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, नीड नॉट टू बी होल नंबर, ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमेशा आपकी होल नंबर ही होता है, ये जीरो या फ्रैक्शंस में नहीं होती। कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, जबकि ये आपकी थ्योरेटिकली रिएक्शन देखकर आप बता सकते हैं, पावर उसके कोफिशिएंट्स को ऐड करना होता है। वी कैन कैलकुलेट सिंपली बाय एडिंग द मोलिक्यूल्स ऑफ द स्लो स्टेप। द ऑर्डर इज applicable to the elementary as well as complex reactions. Molecularity is applicable only to elementary reaction। हर एक elementary reaction का अपना molecularity अलग होती है। Even the order of the simple reaction may or may not be equal to the number of the molecule of the reactant as seen in the balanced equation। order जो है balanced equation में जितने molecule दिखाए गए हैं उसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो। फॉर ए सिंपल रिएक्शन मोलिकुलरिटी कैन यूजुअली बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टोशियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। तो ये दोनों डिफरेंस हैं इसका, ऑर्डर का और मोलिकुलरिटी का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें कुछ मैकेनिज्म क्या होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरी स्टेप्स बाय विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। मतलब जब हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, अगर उन स्टेप्स का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तब वो सारा कंबाइन करके बन जाता है आपका मैकेनिज्म। रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, जैसे ये आपकी रिएक्शन दे दी NO2 प्लस CO, NO प्लस CO2, इसमें आपका मैकेनिज्म है पहला स्टेप NO2 प्लस NO2, NO प्लस NO3, दूसरा स्टेप NO3 प्लस CO, NO2 प्लस CO2। तो ये दो स्टेप है इसके मैकेनिज्म हो गए। ये रिएक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में होती है। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेप इज कॉल्ड मैकेनिज्म। और ये भी ध्यान रखना, जो हमारा ऑर्डर होता है वो स्लो स्टेप से निकलता है। स्लो स्टेप इज आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही हमारा बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो स्लो स्टेप में जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो हमारा ऑर्डर होता है। अब इसमें स्लो स्टेप ये है NO2 NO2, तो इसमें जो आपकी आएगी NO2 की पावर 2 आएगी। तो यहाँ जो रेट ला बनेगी हमारे R इक्वल टू K इंटू NO2 की पावर 2 इंटू ऑर्डर इक्वल टू 2। यहाँ हमारा कोफिशिएंट NO2 का 1 है, लेकिन रेट ला में NO2 की पावर 2 आएगी। क्यों? क्योंकि जो स्लो स्टेप में हमारे 2 NO2 के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया, उसमें आपको स्लो स्टेप बता दिया, फास्ट स्टेप बता दिया, और आपसे पूछ लिया जाए ऑर्डर क्या है, तो NO2 और NO2 की पावर 2, ये आपका ऑर्डर आएगा। ऑर्डर विल बी 2। रेट ला लिखनी है तो स्लो स्टेप से लिखनी है। स्लो स्टेप में देखिए क्या आएगी आपकी रेट ला, इसकी रेट इज इक्वल टू K इंटू
NO2 की पावर 2। सिर्फ स्लो स्टेप देखो, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है वो देख लीजिए, उनको लिखना है। पावर एक NO2 ये है, एक NO2 और है, तो NO2 दो हो जाएंगे, आपके NO2 की पावर 2 हो जाएगी। और इसमें जो आपका सम ऑफ पावर्स है वही आपका ऑर्डर होगा, फास्ट स्टेप से नहीं निकलना। तो मैकेनिज्म इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे उल्टा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कई बार आपको रेट ला दी जाती है, मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है। इसमें आपको मैकेनिज्म दिया था, इस रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म दे रखा था, ऑर्डर पूछा हुआ है। यहाँ आपको ऑर्डर दे रखा है, रेट ला दे रखी है, और उसके बाद मैकेनिज्म पूछा है। तो मैकेनिज्म पूछा है, इसका मतलब हमारा जो स्लो स्टेप में वो ये 3 आएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में 2 ब्रोमाइड है, एक H2O2 है और 2 H आयन है। लेकिन क्योंकि रेट लॉ में मेरा एक ब्रोमाइड, एक H2O2 और एक H आयन है, तो हम स्लो स्टेप में एक एक स्टेप एक एक ही लेंगे। ये देखिए, स्लो स्टेप में एक एक ही लेंगे, क्योंकि इसी से मेरी रेट लॉ बनी है। उसके बाद हम प्रोडक्ट लेंगे। तो कुल मिलाकर स्लो स्टेप में मेरा एक ब्रोमाइड होगा, एक H2O2 होगा, एक H आयन होगा, यहाँ से देखिए। उसके बाद हमारा कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट फिर अब देखिए क्या बच गए, 2 ब्रोमाइड थे, एक ब्रोमाइड मेरा यहाँ यूज हो गया एक ब्रोमाइड के साथ, 2 H आयन थे, एक H आयन यहाँ यूज हो गया, एक H आयन और बचता है। ये मिलाकर फिर प्रोडक्ट बनेंगे आपके। तो इस तरह से रेट ला देकर मैकेनिज्म, या मैकेनिज्म देके रेट ला पूछी जा सकती है। यहाँ पर आपको रेट ला दे दिया, मैकेनिज्म बताना है, इसमें आपको मैकेनिज्म दे दिया, रेट ला बताना है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आज इतना ही करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जरा कैसे है। अब इसमें आपको क्या दे दिया, ये मैकेनिज्म दे रखा है इस रिएक्शन का, 2NO प्लस ब्रोमीन 2NO Br। पहला स्टेप है NO प्लस Br इक्विलिब्रियम। ये देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। ये रिवर्सिबल स्टेप है, फास्ट स्टेप और रिवर्सिबल है। इन जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था, इसमें जो मैकेनिज्म दे रखा था आपको, दोनों में से कोई सा भी रिवर्सिबल नहीं था। हम सिंपल जो स्लो स्टेप है उससे ऑर्डर और रेट ला निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी खासियत क्या है कि आपको जो फास्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल दे रखा है, और NOBr2 प्लस फिर ये जो प्रोडक्ट है ये फिर NO के साथ रिएक्ट करेगी, K2, ये आपका रेट कांस्टेंट है, 2NOBr बनाता है। ये स्लो स्टेप है। और यहाँ हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द रेट ला एंड ऑर्डर। तो रेट ला तो वैसे हम किससे निकालते हैं, स्लो स्टेप से। तो स्लो स्टेप में हमारा एक NOBr2 है और एक NO है। तो एक्सपेक्टेड रेट ला हमारी क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी K2, K1 नहीं लेंगे क्योंकि K1 वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, K2 यहाँ पर दे रखा है, ये रेट कांस्टेंट दे रखा है। तो K2 इंटू स्लो स्टेप में एक तो NOBr2 है और एक है हमारा हाइड्रोजन, ये हमारी रेट ला होगी। लेकिन NOBr2 हमारी ओवरऑल रिएक्शन में कहीं है ही नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये देखो ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर भी NOBr2 नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो NOBr2 है ये हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, इस रिएक्शन से। अब NOBr2 क्या हो गया, ये देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो NOBr2 कितना जाएगा, K मल्टीप्लाइड बाई NO की कंसंट्रेशन इंटू ब्रोमीन की कंसंट्रेशन, वो वैल्यू यहाँ रखनी है। K2 तो है ही पहले ही, NOBr2 आ जाएगा हमारा K मल्टीप्लाइड बाई NO मल्टीप्लाइड बाई ब्रोमीन, और सॉरी यहाँ पर ये हाइड्रोजन NO है ये भी, और एक NO और मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, ये हो गया NO, और ये हो गया हमारा यहाँ से NOBr2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, और K2 ये है। K2 और K ये दोनों कांस्टेंट है, एक सिंगल कांस्टेंट आ जाएंगे K, NO की पावर 2 हो जाएगी, और ब्रोमीन NO की पावर 2 और ब्रोमीन, ये जी। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा 2 और 1 3 आएगा। ये देखिए जरा क्या किया हमने यहाँ पर, इस स्लो स्टेप से पहले K2 NOBr2 NO निकाला, ये हमारा रेट ला हो गई एक्सपेक्टेड। लेकिन NO रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट में है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इससे। यहाँ जो हमारा K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, NOBr2 प्लस NO प्लस Br ब्रोमीन, तो NOBr2 आ जाएगा इसमें K1 इंटू NO इंटू ब्रोमीन की कंसनट्रेशन से।
तो इस NOBR2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये हमने इसमें रखनी है, वो आ जाएगा K2, इसमें K2 NOBR2 NO में NO2 की वैल्यू ये वाली रख देनी है। तो K2 इंटू K1 NOBR2 NO, तो K2 K1 दोनों कांस्टेंट है, एक कॉमन कांस्टेंट है K, NO की पावर हो जाएगी 2 और ब्रोमीन, तो ओवरऑल ऑर्डर आ गया 3। इस तरह का एक एग्जाम्पल ये है, इसमें 2 स्टेप दे रखे हैं रिवर्सिबल, और एक ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप दोनों रिवर्सिबल हैं और ये स्टेप स्लोएस्ट है। इसमें भी एक्सपेक्टेड होगी हमारी H2I और I कंसनट्रेशन और K3, एक्सपेक्टेड रेट होगी K3 इंटू H2I इंटू I। अब H2I की कंसनट्रेशन यहाँ से, आयोडाइड की कंसनट्रेशन यहाँ से, दोनों निकाल के इसमें पुट करनी है और तब हमारा ओवरऑल ऑर्डर 2 आएगा। ऐसे ही एक ये एग्जांपल है, इसका मैकेनिज्म दे रखा है, जिसमें पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है और सेकंड स्टेप स्लो, ये आपको खुद सोल्व करना है। 2 ये मैंने सोल्व करके दे रखे हैं। तो यहाँ तक आपका आज का हम करते हैं, कल इसे नेक्स्ट स्टेप लेंगे, फिर हम आगे का जो टॉपिक है इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।